नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। जीटीबी हॉस्पिटल, जिसका पूरा नाम गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, इसमें लिफ्ट से एक व्यक्ति उतरता है जिसका नाम नरेंद्र है और वह इसी हॉस्पिटल में एक ऑपरेटर का काम करता है। और ये नरेंद्र जब लिफ्ट से उतरता है तब इसकी मुलाकात दो सगे भाइयों से होती है जो कि तंत्र मंत्र का काम करते हैं। जब ये दोनों सगे भाई नरेंद्र से मिलते हैं तो नरेंद्र से पूछते हैं कि बताओ तुम महीने में कितने कमा लेते हो। तब नरेंद्र कहता है कि साहब 15 से 20 हजार रुपया जो है महीना में कमा लेते हैं। अब ये दोनों जो सगे भाई हैं ये कहते हैं कि हम चाहें तो तुमको जो है करोड़पति बना सकते हैं, माला माल कर सकते हैं। अब नरेंद्र की जिज्ञासा बढ़ता है, उसको लगता है कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये संभव है। वो कहता है कि हाँ, यदि तुम हमको इंसानी खोपड़ी ला करके दो तो हम तुमको 60 करोड़ रुपया देंगे। और इतना कहकर वो दोनों सगे भाई वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब नरेंद्र के दिमाग में हमेशा जो है, चाहे कोई भी काम कर रहा होता है, इसके दिमाग में 60 करोड़ वाली बात हमेशा घूमते रहता है। इसको लगता है कि यदि हम किसी तरीके से यानी एक इंसानी खोपड़ी का व्यवस्था कर लें तो ये दोनों जो तांत्रिक हैं हमको 60 करोड़ रुपया देंगे और हम करोड़पति हो जाएंगे। और इसी खोपड़ी की तलाश में ये जुट जाता है। लेकिन इसको क्या पता था कि ये खोपड़ी तो व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन इसके लिए इसको कत्ल करना पड़ेगा। और ये तो गाजियाबाद पुलिस को दाद देनी होगी कि ये तो कत्ल जो होता है ये इस तरीके से, इस सफाई से की जाती है कि ताकि इसका जो है कोई सुराग ही ना मिल सके। लेकिन गाजियाबाद पुलिस की होशियारी और चालाकी के सामने सारी होशियारी जो है कातिल का धरा के धरा रह जाता है और अंततः पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक थाना पड़ता है टीलो रोड। वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है लोनी भोपुरा रोड। वहीं पर सुबह का समय रहा होगा, लगभग 6:30 के आसपास का। एक व्यक्ति जो टॉयलेट करने के लिए सड़क के किनारे बैठता है, लेकिन उसी वक्त जब वह टॉयलेट कर रहा होता है उसका ध्यान एक शरीर पर पड़ता है, एक बॉडी पर पड़ता है। और वह देखकर दंग रह जाता है और उसको तत्काल तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हम क्या करें। लेकिन तुरंत उसको आइडिया आता है कि क्यों ना पुलिस को बताया जाए, प्रशासन को बताया जाए। और वो व्यक्ति जो है प्रशासन को बताता है कि साहब इस रोड के किनारे एक लाश फेंका हुआ है। और जैसे ही ये बात गाजियाबाद पुलिस को पता चलता है, वहाँ क्या एसपी, डीएसपी, जितने भी प्रशासन के तंत्र मंत्र हैं वो सभी के सभी वहाँ पर पहुँच जाती है और उस बॉडी को अपने हिरासत में लेती है और उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और ये जांच पड़ताल करने में जुट जाती है कि आखिर इसका असली कातिल कौन है और आखिर ये व्यक्ति कौन है जिसका कत्ल हुआ है। लेकिन प्रशासन इसकी खोज में तो जुटती है, लेकिन प्रशासन को कोई भी सुराग शुरुआत में नहीं मिल रहा होता है। समय बीतते जाता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ऐसे करते हुए महीनों बीत जाता है, लेकिन प्रशासन को कोई भी जो है सुराग नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रशासन भी चैन से बैठने वाली नहीं थी। प्रशासन को लगा कि क्यों न जहां पर यह घटना हुआ है, यदि वहीं पर जाकर के कोई छानबीन या जांच पड़ताल की जाए तो ताकि कोई सुराग मिल सके। जब प्रशासन उसी घटना स्थल पर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि इसी के बगल में एक मकान बना हुआ है। और उस बिल्डिंग में जब प्रशासन जाती है तो पता कर चलता है कि इस मकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अब प्रशासन को आइडिया आता है कि क्यों ना इस सीसीटीवी कैमरा की जांच की जाए। तो जब प्रशासन सीसीटीवी कैमरा के बारे में पूछती है तो ये पता चलता है कि ये सीसीटीवी कैमरा का उसी दिशा में डायरेक्शन है जिस दिशा में ये लाश मिला है। अब प्रशासन उस सीसीटीवी को बारीकी से देखना शुरू करता है। प्रशासन ये पता चलता है कि वहां पर जो है एक ऑटो जो है 3 मिनट के लिए रुका था। अब प्रशासन को ये आइडिया आता है कि क्यों ना इस ऑटो का नंबर यदि मिल जाए
तो शायद इस गुत्थी को सुलझाने में मदद मिल जाएगा। अब प्रशासन उसका नंबर देखने का प्रयास करती है, लेकिन उसका नंबर दिखाई नहीं देता है। चूंकि उस रोड पर हजारों ऑटो चलता है और ऑटो का कलर देखकर ये पता लगाना मुश्किल था कि आखिर ये ऑटो किसका है, इसका ड्राइवर कौन है और इसका मालिक कौन है। लेकिन जब प्रशासन उस ऑटो को बारीकी से देखती है तो ये पता चलता है कि उस ऑटो पर एक स्पेशल निशान बना हुआ है, एक विशेष जो है चिन्ह बना हुआ है, और वो जो है त्रिभुजाकार चिन्ह था, ट्रायंगुलर चिन्ह था। तो प्रशासन को लगता है कि क्यों ना ऑटो खोजने के बजाय इस त्रिभुजाकार चिन्ह को खोजा जाए ऑटो पर, तो शायद आसानी होगी। अब प्रशासन के जितने भी तंत्र मंत्र थे वो सभी को इसके पीछे लगा दिया जाता है, इस चिन्ह को खोजने के पीछे। प्रशासन लगातार ये जांच कर रही थी कि आखिर किस ऑटो में ये त्रिभुजाकार चिन्ह बना हुआ है। अंततः प्रशासन को एक सफलता मिलता है और वो इस चिन्ह को एक ऑटो में देखती है। उसके बाद प्रशासन उस ऑटो की पहचान करने में जुट जाती है कि आखिर ये ऑटो किसका है। तो जब प्रशासन उस त्रिभुजाकार चिन्ह के सहारे उस ऑटो के मालिक के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि ये ऑटो दिल्ली में एक जगह पड़ता है ताहिरपुर, जहां का रहने वाला मुन्ना, उसी का ये ऑटो है। प्रशासन जब मुन्ना के पास पहुंचती है तो उससे पूछताछ करती है कि आखिर ये ऑटो तुम्हारा है। तो मुन्ना कहता है कि हाँ साहब, ये ऑटो हमारा है। लेकिन जब प्रशासन मुन्ना के बारे में जानने का प्रयास करती है तो पता चलता है कि मुन्ना जो है ऑटो जो है किराए पर देता है और इसके पास कई जो है ड्राइवर जो है चलाने के लिए ऑटो ले जाते हैं। लेकिन प्रशासन मुन्ना से कहती है कि क्या तुम्हें याद है या 21 या 22 जून 2024 को कौन ऑटो चलाने ले गया था। अब मुन्ना कहता है कि साहब, हम डायरी देख के बताते हैं कि आखिर उस दिन ऑटो कौन लेके गया था। मुन्ना तुरंत ये खोज कर बताता है प्रशासन को कि 21 और 22 जून 2024 को ये ऑटो जो है यानी विकास उर्फ मोटा नाम का ड्राइवर इसको चलाने के लिए ले गया था, जो कि दिल्ली में ही एक जगह पड़ता है ताहिरपुर और गली नंबर 1 का रहने वाला है। प्रशासन जब उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो तुरंत कहता है कि साहब, इसमें केवल हम नहीं, हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। तुरंत प्रशासन को वो कुछ नाम बताता है कि ये हम जो वहाँ पर रुके थे, हमारे साथ कुछ और लोग थे, और उसमें नाम उसने बताया कि धनंजय, जो कि डुमरियागंज मोतिहारी बिहार का रहने वाला है, और ये जो है दिल्ली में ही रहकर पकौड़ा बेचता है। प्रशासन इससे जांच पड़ताल जब करती है तो ये एक और नाम बताता है कि साहब, ये वहाँ पर जो हमको ले जाने का काम जो किया था वो नरेंद्र किया था, और वो जीटीबी हॉस्पिटल में जो है ऑपरेटर का काम करता है। जब प्रशासन इसके पास पहुंचती है, इसको खोजना शुरू करती है, तो पता चलता है कि जो 2 लोग और इसमें शामिल है, जिसका नाम जो है पवन और धनंजय है, और ये दोनों के दोनों जो है तंत्र मंत्र का काम करते हैं। जब प्रशासन नरेंद्र को से पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो नरेंद्र जो है बताने में आनाकानी करता है, लेकिन बाद में नरेंद्र जो है सही सही बताना शुरू करता है। ये बताता है कि साहब, हमको 2 व्यक्ति मिला था जिसका नाम है यानी पवन और पंकज, जो कि एक तांत्रिक है। ये तांत्रिक का काम करता है, ये तंत्र मंत्र करता है, और यही दोनों बताया था कि हमको यदि हम उसको एक इंसान का खोपड़ी देंगे तो हमको 60 करोड़ रुपया वो देगा, और इसी के वजह से हम इंसान की खोपड़ी में को खोजने में लग गए। जब प्रशासन पवन और पंकज के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि पंकज और पवन दोनों के दोनों तांत्रिक हैं, और ये तंत्र मंत्र करके जो है लोगों को से जो है पैसे कमाते हैं और ये अपना जीवन चलाते हैं। प्रशासन जब इन दोनों के बारे में और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इनका जो है ज़्यादातर कस्टमर महिलाएं हैं, और ये जो है तंत्र मंत्र के सहारे जो है कोई वहाँ पर जो उनके पास जो लोग पहुँचते हैं, कोई अपने पति को बस कराना चाहती है, कोई अपने सास को, कोई ससुर को, कोई देवर को अपने बस में कराना चाहती है, और ऐसे लोग ही उसके पास पहुँचता है लोग। अब प्रशासन जब उसके बारे में और तहकीकात करती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है तंत्र मंत्र की विद्या जो है यूट्यूब से सीखा है, और यूट्यूब के सहारे ही सारा तंत्र मंत्र का ज्ञान इसके पास आया है।
और यूट्यूब पर ही इसको कुछ ऐसे वीडियो मिला जिसमें इसको ये पता चला कि यदि हमको इंसान का खोपड़ी मिल जाएगा तो शायद रातों रात अमीर बना जा सकता है, और इस वजह से वो इंसानी खोपड़ी पाना चाहता है। और इसके लिए वो जो है एक व्यक्ति का सहारा लेता है जिसका नाम था नरेंद्र, और ये नरेंद्र को कहता है कि यदि तुम हमको इंसानी खोपड़ी ला के दो तो हम तुमको 60 करोड़ रुपया देंगे। नरेंद्र एक खोपड़ी की तलाश में जुट जाता है, लेकिन उसको लगता है कि खोपड़ी मिलेगा कहाँ। वो बहुत सोचता है, विचार करता है। इसके बाद उसको पता चलता है कि यदि हम कुछ लोग को और इसमें शामिल कर लें तो शायद खोपड़ी को ढूंढना आसान हो जाएगा। अब कुछ लोगों से और मिलता है, उन लोगों को 5-5 लाख रुपए देने का लालच देता है, और एक ऐसे व्यक्ति की खोज में जुट जाता है जिसका कोई नहीं है, जिसको यदि मार भी दिया जाए, जिसका कत्ल भी कर दिया जाए तो उसको खोजने कोई नहीं आएगा। और उसी तरीके का व्यक्ति वो अंततः खोज लेता है, और उसका नाम होता है राजू कुमार, जो कि दिल्ली में ही रहकर पकौड़ा बेचने का काम करता है। और उसके माता पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले हो चुका है, और वह जो है मामा के पास रहकर पकौड़ा बेचने का काम करता है। ये सभी लोग मिलकर, नरेंद्र और उसके साथी जो थे, ये सभी लोग मिलकर जो है राजू को जो है फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं घुमाने के लिए। खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, और उसका जो भी शौक था उसको पूरा करते हैं 4-5 दिन। और उसको जो है खूब दारू भी पिलाया जाता है और उसको घुमाया जाता है। उसको लग रहा था कि शायद हमको जन्नत मिल चुका है, लेकिन उसको एक दिन जहाँ पर वो रहता है वहाँ से उसको दूर ले जाया जाता है, और वहाँ पर ले जाकर उसको जो है गला दबा करके मार दिया जाता है। मारने के बाद उसको जो है बल्टी में रख करके उसके गर्दन को काटा जाता है, और उसके गर्दन को काटने के बाद उसके सिर को जो है साफ करके जो है वहाँ पर उस तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। और उस तांत्रिक को जब वो खोपड़ी नरेंद्र देता है, हमको 60 करोड़ रुपया दीजिए, तो तांत्रिक जो है उस खोपड़ी को लेकर के तंत्र मंत्र करना शुरू कर देता है ताकि पैसे आए। लेकिन उस तांत्रिक के पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं था जिससे उसको जो है पैसे की बारिश हो, उसको बहुत सारा पैसा मिल सके। जब नरेंद्र तांत्रिक से पैसे की डिमांड करता है, वो कहता है कि अब मेरा पैसा दे दिया जाए, तब तांत्रिक कहता है कि ये खोपड़ी काम नहीं कर रहा है, इस खोपड़ी पर चोट लगा है, इस वजह से ये काम करना बंद कर दिया है, तुम दूसरा खोपड़ी ला के दो, तब जो है हम तुमको 60 करोड़ रुपया देंगे। अब नरेंद्र और ज़्यादा हताश और परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि एक तो पहले ही हम कत्ल कर चुके हैं, और इसके बावजूद अब ये दूसरा कत्ल करने के लिए बोल रहा है, अब खोपड़ी कहाँ से लाएं। लेकिन इसी तांत्रिक के दिमाग की उपज की वजह से, इस बात की वजह से, खोपड़ी की वजह से आज एक सीधे साधे व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब अंततः इस मिस्ट्री को सुलझा लिया गया है, और इसके पीछे जितने भी लोग थे उन सभी को पकड़ लिया गया है। और गाजियाबाद पुलिस की दाद देनी होगी कि जो इतनी ईमानदारी पूर्वक इतने लंबे समय तक इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी रही, और अंततः इस मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब हो पाई। तो प्रशासन जब इस तांत्रिक के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि इसके पास 2 खोपड़ी है, एक छोटा सा खोपड़ी है और एक बड़ा खोपड़ी है। और जब तांत्रिक से पूछता है कि ये छोटा खोपड़ी किसका है, तो वो बताता है कि ये बंदर का खोपड़ी है। हालांकि अब वो तांत्रिक, जो दोनों सगे भाई हैं, वो दोनों भी प्रशासन के गिरफ्त में आ चुका है। जितने भी लोग इसके पीछे थे वो सभी लोगों को प्रशासन अपने गिरफ्त में ले चुकी है, और ये मिस्ट्री अब सुलझ चुका है। तो चलिए, यही पूरा कहानी था। यदि आप क्राइम से संबंधित कहानी सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्राइम से संबंधित कहानियाँ अपलोड किया जाए तब आपके पास सीधे पहुंच सके, और आप उसको सुन सकें, और आप जान सकें कि हमारे समाज में किस तरीके का घटनाएं हो रहा है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।